शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 19 अगस्त सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मनीषा हत्याकांड, दिन भर चलता रहा बवाल। कैसे हुई मनीषा की मौत, मेडिकल रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बिसरा रिपोर्ट में सभी सवालों के आए जवाब, जानेंगे पूरी रिपोर्ट। हरियाणा लोकसभा आयोग में आई सहायक जिला न्यायवादी के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। दिल्ली में होगी हरियाणा कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की पहली मीटिंग, बड़े नेताओं को नहीं दिया गया न्योता। सोनीपत का किसान जैविक खेती से कर रहा है अच्छी कमाई, राष्ट्रीय स्तर पर मिल चुके हैं कई पुरस्कार। फ्री में कैसे करें एआई के बेस्ट कोर्सेज, घर बैठे मिलेगी ट्रेनिंग, नौकरी की राह होगी आसान। यदि आमजन को कहीं बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन या फिर इससे जुड़ी कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत करें ये काम। मानेसर नगर निगम का बड़ा एक्शन, अवैध कॉलोनियों को किया जाएगा वैध। अभी जेल में ही रहेगी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में हुई पेश। जुलाई में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हुई, बीते 3 महीनों में सबसे कम, गांव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज्यादा। और पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया, ट्रंप से हुई बातचीत की जानकारी दी। यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर मिले थे पुतिन और ट्रंप। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, जींद, यमुनानगर, करनाल और कैथल में बारिश हुई है, तो वहीं झज्जर में बूंदाबांदी दर्ज की गई। महेंद्रगढ़ में तेज बारिश हुई है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि आज यानी 19 अगस्त को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में 50 से 75% क्षेत्र में बरसात हो सकती है। वहीं कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात में 25 से 50% क्षेत्र में और जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी क्षेत्र में 25% एरिया में बरसात होने की संभावना जताई गई है। वहीं 20 तारीख यानी कल पंचकुला और यमुनानगर में 50 से 75% एरिया में और अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत में 25 से 50% क्षेत्र में और रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, जींद, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में 25% क्षेत्र में हल्की बारिश के आसार जताए गए हैं। भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को मिल गई है। 19 साल की मनीषा 11 अगस्त को गायब हो गई थी और 13 अगस्त को उसकी लाश खेतों में मिली। पुलिस के मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट में मनीषा की मौत की वजह कीटनाशक का सेवन बताया गया है। उसकी बॉडी से कीड़े मारने वाली दवा मिली है। सोमवार शाम को भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने मीडिया से इसकी पुष्टि की। एसपी सुमित कुमार ने बताया कि हमें मनीषा की मेडिकल रिपोर्ट मिल गई है। उसकी बॉडी से किसी तरह का सीमन नहीं मिला है, जिससे साफ होता है कि उसके साथ रेप जैसी ज्यादती नहीं हुई है। मनीषा के चेहरे पर किसी तरह का एसिड या केमिकल भी नहीं मिला। खुले में पड़ी बॉडी की आंख और गर्दन जानवरों ने नोच रखी थी। सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी हैंडराइटिंग मनीषा की लिखावट से मैच कर गई है। इधर सोमवार को इसी मामले में पुलिस उच्चाधिकारियों के विशेष आग्रह पर रोहतक पीजीआई में मेडिकल एक्सपर्ट की हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी को पीजीआई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS डॉक्टर कुंतल मित्तल लीड करेंगे। इस कमेटी में 3 अलग अलग विभागों के प्रोफेसर शामिल किए गए हैं। इनमें फोरेंसिक साइंस, पैथोलॉजी और मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर शामिल होंगे। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पुलिस के सीनियर अफसर इस कमेटी के साथ मनीषा से जुड़ी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स पर डिस्कशन करेंगे। अब पुलिस हर तरह से मनीषा के परिवार को संतुष्ट करना चाहती है, ताकि वह पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और मेडिकल रिपोर्ट्स पर कोई सवाल न उठाए। इसी वजह से पुलिस और मेडिकल एक्सपर्ट इस केस से जुड़े बारीक से बारीक पॉइंट्स पर डिस्कशन कर रहे हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पुलिस प्रशासन 2 बार मनीषा की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा चुका है। पहला पोस्टमार्टम भिवानी के मेडिकल बोर्ड ने किया, तो वहीं दूसरा पोस्टमार्टम रोहतक पीजीआई में। यही नहीं, इस केस से जुड़े 10 सैंपल मधुबन की फोरेंसिक साइंस लैब यानी FSL भेजे गए हैं। पुलिस के खुलासे से पहले सामने आया था कि मनीषा ने 11 अगस्त को ही एक दुकान से कीटनाशक स्प्रे खरीदा था। वह जिस स्कूल में पढ़ाती थी उससे तकरीबन 200 मीटर दूर स्थित दुकान से स्प्रे खरीदा गया। दुकानदार ने बाकायदा अपने रजिस्टर में इसकी एंट्री की। पुलिस ने अपनी पूछताछ में उस दुकानदार को शामिल किया है। इस मामले में एक सुसाइड नोट सामने आया है, जो स्कूल की कॉपी के पन्ने पर लिखा गया है। यह रोमन भाषा में लिखा गया है और इसका लहजा हरियाणवी है। इस सुसाइड नोट पर न तो कोई नाम है और न ही मनीषा की साइन है। दावा किया गया है कि यह पन्ना घटनास्थल से ही मिला है और अब पुलिस ने इसकी हैंडराइटिंग मनीषा की हैंडराइटिंग से मैच होने की पुष्टि की है। सुसाइड नोट में क्या लिखा है, तो आपको बता दें कि सुसाइड नोट में लिखा है कि सॉरी मम्मी पापा, मैं मेरी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती। आप दोनों ने मेरी खातिर बहुत कुछ किया और वैसे भी मेरे से
सब दुखी थे। मैं सबकी बातें और जमाने की बातें सोचती हूँ और फिर भी दुखी हो रही हूँ। और ना मैंने कुछ गलत काम किया, बस मैं पेरेंट्स का ड्रीम पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी नर्सिंग कर रही थी क्योंकि नॉर्सेट क्रैक किया था और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बन सकती। आई एम सॉरी मम्मी पापा, मैंने कभी आप दोनों को हर्ट किया हो तो। और आप दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हो। थैंक यू मुझे जिंदगी देने के लिए मम्मी और पापा। मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे एक राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज पेरेंट्स का ख्याल रखना। ये सब उस सुसाइड नोट्स के हिस्से हैं। बता दें कि मनीषा मर्डर हिस्ट्री में लोगों को पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर भरोसा नहीं है। पुलिस ने जब सुसाइड नोट मिलने की बात सार्वजनिक की थी तो उसके बाद शाम करीब 4 बजे लोगों ने दिल्ली पिलानी नेशनल हाईवे NH 709E जाम कर दिया था। लोगों का कहना था कि उन्हें पुलिस की सुसाइड थ्योरी पर भरोसा नहीं है। पुलिस मर्डर केस को सुसाइड दिखाना चाह रही है। आक्रोशित भीड़ का एक ही सवाल है कि पुलिस जब सुसाइड नोट सामने आने की बात कह रही है, यदि सुसाइड नोट मनीषा के शव के पास था तो पुलिस ने इसे अब तक छिपाया क्यों? इससे पुलिस की मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पर बता दें कि सुसाइड थ्योरी पर कुछ सवाल और भी उठ रहे हैं, जैसे कि मनीषा की लाश 13 अगस्त को मिली, अचानक इसके 5वें दिन सुसाइड नोट सामने कैसे आया? साथ ही जिसे सुसाइड नोट बताया जा रहा है वह फोटोकॉपी लग रही है, तो ओरिजिनल सुसाइड नोट कहाँ है? साथ ही मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई और 13 को उसकी बॉडी मिली। अगर लाश 2 दिन खेतों में खुले में पड़ी थी तो उस पर किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी? साथ ही बॉडी के गर्दन पर गहरे जख्म के निशान है, ये निशान कहां से आए? साथ ही इस केस में एसपी का ट्रांसफर हुआ है, साथ ही पुलिस वाले भी सस्पेंड हुए हैं। अगर सुसाइड था तो पुलिस ने पहले ये स्पष्ट क्यों नहीं किया? इसके अलावा यह मामला 4 दिन से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। विपक्ष के कई नेता धरने पर पहुंचे, तब पुलिस ने स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं की? इसके अलावा पुलिस के उस दावे में कितना दम है कि मनीषा का परिवार सुसाइड नोट मिलने की बात जानता था और अब पूरे हरियाणा में प्रदर्शन जब होने लग रहे हैं तो केस का रुख डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। ये सब उस सुसाइड थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है? कृपया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्षों की पहली मीटिंग दिल्ली में बुलाई गई है। 24 अगस्त को दिल्ली में इंदिरा भवन में मीटिंग होगी। इस मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की टीम ग्राउंड का फीडबैक लेगी। साथ ही संगठन बनाने को लेकर भी मंथन किया जाएगा। इस मीटिंग के लिए हरियाणा के बड़े नेताओं को न्योता नहीं दिया गया है। हालांकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 22 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र के लिए चंडीगढ़ में रहेंगे। उनके साथ पार्टी के सभी विधायक भी चंडीगढ़ में रहेंगे। पार्टी सूत्रों की माने तो सेशन से कांग्रेस पार्टी सभी विधायकों के साथ एक मीटिंग कर सत्र में प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाएगी। कांग्रेस हाईकमान ने गत मंगलवार को हरियाणा में अपने जिला अध्यक्षों का ऐलान किया था। पार्टी की ओर से जारी लेटर में कुल 32 नामों का ऐलान किया गया है। हरियाणा में 11 साल बाद पार्टी ने अपने जिला अध्यक्ष बनाए हैं। इस लिस्ट में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि सैलजा खेमे के कई नेताओं को भी जिला अध्यक्ष की कुर्सी मिली है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से भाजपा विधायक कंवर सिंह यादव के बयान पर अहिरवाल की बड़ी संस्था यादव सभा की नाराजगी बढ़ गई है। फिलहाल सुलह होने या फिर मामला शांत होने जैसी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। शनिवार को यादव सभा के जन्माष्टमी कार्यक्रम में विधायक ने कहा, यादव सभा मेरा और भाजपा का सम्मान नहीं करती। भाजपा के नाम वाले बोर्ड टॉयलेट में डाले गए हैं। इस बयान से सभा के पदाधिकारी खफा हैं। सभा के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि विधायक को सभा के मंच पर राजनीतिक बात नहीं करनी थी। यादव सभा सभी का सम्मान करती है। दानदाताओं के नामों की लिस्ट वह तिथि अनुसार है। पहले तत्कालीन विधायक राव दान सिंह ने दान किया था। भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में भी दान मिला, इसलिए उनका नाम ऊपर है। साल 2014 के बाद भाजपा सरकार के मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों ने दान दिया, इसलिए उनके नाम बाद में है। इस बारे में विधायक कंवर सिंह यादव ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे किसी को ठेस पहुंचे। जो भी बात थी उन्होंने वह कही है। ऐसा ही सभा में होता है। उन्होंने भी यहाँ पर दान दिया हुआ है, लेकिन उनका नाम नहीं है। आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड काफी बढ़ रही है। एआई की मदद से काफी काम आसान हो गए हैं। मोबाइल की बात हो या फिर चैटबॉट से बात करना हो, यूट्यूब पर रिकमेंडेशन देखना हो या फिर स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाना हो, हर जगह एआई का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई देता है। काम की बात यह है कि अब इसे सीखने के लिए भारी भरकम फीस नहीं चुकानी होगी। शिक्षा मंत्रालय की ओर से स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए बेहतरीन पहल की है। मंत्रालय की तरफ से स्वयं पोर्टल swam.gov.in पर एआई के 5 कोर्स उपलब्ध
करवा दिए गए हैं। ये कोर्स बिल्कुल फ्री रहने वाले हैं। ये AI कोर्स स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल्स तक सभी के लिए काम के हैं, यानी यूजफुल हैं। विशेष बात यह है कि इन कोर्सेज को देश के टॉप IIT के प्रोफेसर्स द्वारा डिजाइन किया गया है। अब बच्चों को घर बैठे ही बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक AI का प्रशिक्षण बिल्कुल निःशुल्क मिल सकता है। जो बच्चे समय रहते AI को समझ लेंगे, आने वाले वक्त में सबसे आगे बढ़ पाएंगे। AI की सीमा सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर डेटा साइंस तक नहीं है, बल्कि यह क्रिकेट, काउंटिंग, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे विषयों में भी नई संभावनाएं सामने ला रहा है। AI इन फिजिक्स, AI इन अकाउंटिंग, AI इन केमिस्ट्री जैसे AI कोर्सेज आप यहां से कर सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत जिले के शहजादपुर निवासी प्रगतिशील किसान कपिल बाकी किसानों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने महज 1.5 एकड़ में फसल उगाई है, जिसमें उन्हें 10 लाख रुपए सालाना की आमदनी हो रही है। इसमें से 1 एकड़ जमीन पर उन्होंने एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल फ्लेवर के 8 प्रकार की अमरूद की वैरायटियां उगाई हुई है। इसके अलावा नींबू, हल्दी और मूंग की फसल भी वे उगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने आधा एकड़ में ऑर्गेनिक गन्ना और धान उगाया है। कृषि क्षेत्र में अपने कामों के लिए 3 दिसंबर 2024 को उन्हें ICAR IARI पूसा नई दिल्ली से डिस्ट्रिक्ट मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। कपिल बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वह बैंक में नौकरी करते थे, लेकिन जब उनका तबादला गुजरात हो गया तो उन्होंने नौकरी छोड़कर खेती का मन बना लिया। उन्होंने पंजाब से विदेशी प्रजाति के पौधे लाकर 1 एकड़ जमीन पर अमरूद का बाग लगाया। साथ ही ताइवान और थाईलैंड की 6 प्रजातियों के पौधे भी लगाए। अब उनसे उत्पादन शुरू हो चुका है। 1 एकड़ जमीन में उन्होंने 6 से 10 वेराइटियों के 500 अमरूद के पौधे लगाए हुए हैं। तो वहीं अमरूद, नींबू, आड़ू और हल्दी की फसल भी ले रहे हैं। उन्होंने 1 एकड़ में अमरूद के साथ नींबू के 200 पौधे भी लगाए हुए हैं। हर साल उन्हें 4000 किलो यहाँ से नींबू मिल रहे हैं और इनका अचार बनाकर बेचते हैं। उन्होंने अपनी जमीन पर ताइवान पिंक, ताइवान व्हाइट, एप्पल फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, अनानास, हिसार सफेदा, इलाहाबादी सफेदा और लखनऊ 49 अमरूद की वैरायटियां लगाई हुई हैं। वह बताते हैं कि उन्हें साल भर में 20,000 किलो अमरूद मिल जाता है। दिल्ली, सोनीपत, गुरुग्राम और आसपास के जिलों के लोग यहाँ से उनके खेतों से ही उत्पाद खरीदते हैं। कपिल बताते हैं कि वे जैविक खाद डालकर ऑर्गेनिक तरीके से खेती करते हैं और अपने बाग में गोबर की खाद का ही इस्तेमाल करते हैं। उन्हें राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और बागवानी में कई अवार्ड प्रदान किए जा चुके हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यानी ADA के पदों पर भर्ती करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्तियां परमानेंट आधार पर की जाएंगी। इन पदों के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन भेजने होंगे। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार LLB पास होने चाहिए तथा आवेदक अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने चाहिए। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 2 सितंबर है। सैलरी 53,100 रुपए से लेकर 1,67,800 रुपए मिलेगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने होंगे। साथ ही उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जो कि HPSC द्वारा जारी किया गया है अवश्य देख लें। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से बल्लभगढ़ में यात्रियों के सफर को और भी आसान और आरामदायक बनाने के लिए AC बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। खासकर गर्मी के मौसम में सूरज की तेज धूप और पसीने की वजह से यात्रियों को सफर करने में काफी परेशानी हो रही थी और वे लगातार AC बसों की मांग कर रहे थे। AC बसों में आरामदायक सीट और कई प्रकार की अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाती है। बल्लभगढ़ से भिवानी के लिए एक बस का संचालन शुरू कर दिया गया है। यह बस दोपहर 12:40 से बल्लभगढ़ से रवाना होती है और भिवानी से सुबह 7:25 पर वापसी करती है। इसके अलावा गुरुग्राम में आने व जाने का समय भी निर्धारित किया गया है। सुबह 10:12 पर गुरुग्राम से बस निकलती है। बल्लभगढ़ से भिवानी तक नॉर्मल बसों का किराया 185 रुपए लगता है, जबकि AC बस की बात करें तो AC बस में सफर करने के लिए आपको 272 रुपए किराया चुकाना होगा। खास बात यह है कि AC बसों में बच्चों का किराया भी पूरा लिया जाता है, जबकि नॉर्मल बसों में 3 साल से 12 साल तक के बच्चों का आधा किराया लिया जाता है। परंतु AC बसों में आपको ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। पूरे देश में 15 अगस्त से एनुअल फास्टैग पास शुरू किया जा चुका है। इस फास्टैग का फायदा ये होगा कि अगर आप 1 साल का पास परचेस करते हैं तो आप 1 साल तक फ्री में हाईवे और एक्सप्रेसवे से सफर कर सकते हैं। अधिकतर लोगों के मन में अब यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि क्या यह पास सभी हाईवे और टोल टैक्स पर लागू होगा। एनुअल फास्टैग पास को लेने के लिए एक साथ 3,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो 1 साल के लिए वैलिड है, या फिर 200 ट्रिप के लिए मान्य होगा। इन दोनों में से जो भी चीज पहले पूरी होगी उस पर यह पास लागू होने वाला है। यह सभी एक्सप्रेसवे
और हाईवे पर लागू नहीं होगा। फास्टैग एनुअल पास अब तक कई बड़े नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के लिए मान्य होगा, जैसे कि नेशनल हाईवे नंबर 44, नेशनल हाईवे नंबर 19, हाईवे नंबर 16, नेशनल हाईवे नंबर 48, नेशनल हाईवे नंबर 27 और नेशनल हाईवे नंबर 65 आदि पर यह पास आसानी से चलने वाला है। भले ही फास्टैग कई सारे नेशनल हाईवे पर चलेगा, परंतु यह सभी नेशनल हाईवे पर नहीं चलने वाला। इसका फायदा यह होगा कि आप देश भर में लंबी दूरी की यात्रा बिना किसी परेशानी के आसानी से कर पाएंगे। इसका यूज स्टेट हाईवे और उन एक्सप्रेसवे पर नहीं किया जा सकेगा जो प्राइवेट डेवलपर्स या फिर अन्य अलग अलग राज्यों के एजेंसियों की ओर से चलाए जा रहे हैं। यानी आपको एनुअल पास का फायदा केवल सरकार की तरफ से चलाए जा रहे टोल टैक्स पर ही मिलने वाला है। हरियाणा में बिजली चोरी पर अंकुश लगाने और उपभोक्ताओं या गैर उपभोक्ताओं को बिजली चोरी के जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो ने 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये कॉल सेंटर नंबर 0172 280 1240 और टोल फ्री नंबर 1800 180 2124 है। बताया जा रहा है कि टोल फ्री नंबर 24 घंटे 7 दिन संचालित रहता है, जबकि कॉल सेंटर नंबर यानी 0172 280 1240 नंबर जो है वो प्रातः 9 बजे से लेकर साय 5 बजे तक संचालित रहेगा। टोल फ्री नंबर के माध्यम से आमजन बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन से संबंधित शिकायतें और सुझाव सीधे ब्यूरो तक पहुंचा सकते हैं, जबकि कॉल सेंटर नंबर के माध्यम से आमजन को बिजली चोरी के जुर्माने की राशि का भुगतान करने के लिए जागरूक किया जाता है। राज्य प्रवर्तन ब्यूरो का मानना है कि बिजली चोरी न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ईमानदार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ भी डालती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो द्वारा हेल्पलाइन नंबर संचालित किए जा रहे हैं। हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो आमजन से अपील करता है कि वे बिजली चोरी जैसी गैर कानूनी कार्यों में लिप्त न हो और समय पर अपने बिजली बिल का भुगतान करें। यदि आमजन को कहीं पर भी बिजली चोरी, अवैध कनेक्शन या फिर इससे जुड़ी हुई कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1800 180 2124 पर सूचित करें। सूचना प्रदान करने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के मानेसर नगर निगम की तरफ से अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में अब एक और बड़ा कदम उठाया गया है। इन कॉलोनियों की सीमा की पहचान और सीमांकन के लिए एक योजना के तहत कार्य किया जा रहा है। इसी के तहत ड्रोन सर्वे भी करवाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य इन कॉलोनी का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है। पूरे क्षेत्र का रिकॉर्ड भौगोलिक सूचना प्रणाली पर भी रिकॉर्ड किया जाएगा। इस दौरान इस बात तक का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि प्रत्येक कॉलोनी में मौजूद प्लाट कितने हैं, उनकी क्या स्थिति है, किस प्रकार उनके निर्माण के बारे में पता लगाया जाए, सड़कों, गलियों और अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का आकलन कैसे आसानी से किया जाए। हरियाणा सरकार की तरफ से अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में योजना की शुरुआत की गई है। यह कार्य इस योजना का व्यापक हिस्सा है। निगम का कहना है कि वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से सर्वे का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। इस सर्वे का फायदा उन हजारों लोगों को मिलने वाला है जो यहाँ पर पिछले काफी लंबे समय से रह रहे हैं। अब जल्द ही इन अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम किया जा सकता है और उन्हें अपने घरों पर मालिकाना हक मिल सकता है। जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% पर आ गई है। यह पिछले 3 महीनों में सबसे कम है। जून में बेरोजगारी दर 5.6% थी। केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सोमवार को बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों की संख्या में इजाफा हुआ है। नई इंडस्ट्रीज जैसे IT, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल सेक्टर ने रोजगार का ग्राफ ऊपर किया है। हालांकि गाँव के मुकाबले शहरों में बेरोजगारी ज्यादा है। छोटे और मध्यम उद्योगों में भी भर्तियां बढ़ी है, जिससे गांव और कस्बों में रोजगार का स्तर सुधरा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.4% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 7.2% है। डेटा बताता है कि शहरों में महिलाओं को रोजगार ढूंढने में पुरुषों की तुलना में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना की जरूरत के सामान और खाने पीने की चीजों की कीमतों के घटने से ये महंगाई दर कम हुई है। स्मार्टफोन ब्रांड ओनर ने अपना नया 5G स्मार्टफोन ओनर X7C 5G भारत में लॉन्च कर दिया है। फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा और 5200 mAh की बड़ी बैटरी जैसे नए फीचर दिए गए हैं। इसके साथ ही 6.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से काम करता है। X7C 5G को 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ 14,999 रुपए की कीमत के साथ बाजार में उतारा गया है। इसकी सेल 20 अगस्त को दोपहर 12 बजे से अमेजन पर शुरू होगी। ओनर X7
फोन से 5G का मुकाबला की बात करें तो Xiaomi, Realme और Vivo के अंडर 15,000 रुपए के 5G फोन से होगा। पावर बैकअप के लिए फोन में 5200 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। मोबाइल को चार्ज करने के लिए 35 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। फोटोग्राफी की बात करें तो मोबाइल के बैक पैनल पर LED फ्लैश के साथ डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सोनी IMX 890 सेंसर और 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल लेंस शामिल है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 676 अंक चढ़कर 81,274 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 246 अंक की तेजी रही और ये 24,877 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में तेजी और 11 में गिरावट देखने को मिली। मारुति सुजुकी के शेयर में 9.13% और बजाज फाइनेंस में 5.13% की तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 38 में तेजी बनी रही। 24 कैरेट सोने का दाम 400 रुपए गिरकर 99,623 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी की कीमत की बात करें तो 883 रुपए कम होकर 1,14,050 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,330 रुपए और 22 कैरेट सोने की कीमत 92,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सबसे पहले हरियाणा की ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।